मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, रांची। आज मैं आपको आधुनिक मानव क्रो-मैग्नन के बारे में जानकारी दे रही हूँ। क्रो-मैग्नन की खोज किसने की या इसकी खोज कहाँ से हुई, जीवाश्म के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ तथा इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या थी जिसके कारण इन्हें आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई। आइए जानते हैं क्रो-मैग्नन के बारे में। क्रो-मैग्नन के जीवाश्म की प्राप्ति 1868 ईस्वी में दक्षिण फ्रांस के डोरडंग स्थित क्रो-मैग्नन गांव में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। जीवाश्म के रूप में हमें जो मिला वो था 5 कंकाल प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 वयस्क व्यक्ति के थे, 1 महिला की थी, 1 बालक और 1 वृद्ध व्यक्ति के कंकाल था। इसके बाद इसे एम लुइस के द्वारा इस जगह का व्यवस्थित रूप से उत्खनन करवाया गया और ब्रोका तथा पार्नर बे के द्वारा के माध्यम से इसका नामकरण क्रो-मैग्नन किया गया। इन जीवाश्मों के कालक्रम का निर्धारण उच्च प्लीस्टोसीन काल किया गया तथा इसे ग्रिमाल्डी के बाद का मानव माना गया। यह ओरिनेशियन संस्कृति का मानव था। आइए अब इसके शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। शारीरिक विशेषता इसकी क्या थी? इसकी शारीरिक विशेषता कुछ इस तरह से थी। प्राप्त जीवाश्म जो भी हमें जीवाश्म मिले थे उसमें बूढ़े व्यक्ति का जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किया गया था। उसमें यह पाया गया कि उसके सिर बड़े तथा लंबे थे, लंबे से अत्यधिक लंबे प्रकार के अर्थात डोल्कोसिफ्लिक्स प्रकार के थे। मस्तिष्क क्षमता इसकी 1500 से 1600 सीसी थी। मस्तिष्क कोश के छत की स्थिति ऊंची पाई गई, जबकि पैराइटल बोन अधिक ऊंची नहीं थी। मस्तिष्क कोश की बाह्य आकृति पंचभुजाकार पाई गई। ऑक्सीपिटल रीजन उभार लिए हुए थी। पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन चपटा सपाट था। ललाट लंबवत एवं संकीर्ण था। अधिनेत्र कोटर चाप ऊंचा था। सुप्रा ऑर्बिटल रीज विकसित एवं स्थिति नीचे की ओर पाई गई। नेत्र कोटर चौड़े तथा आयताकार थे। गाल की हड्डियां मजबूत एवं उभार लिए हुए थे। नाक लंबी एवं संकीर्ण थी। नेजल बोन अति विकसित था। चेहरा छोटा चौड़ा और असमानुपात था। मैक्सिला निकला हुआ था अर्थात और तालु छिछले तथा संकीर्ण थे। निचला जबड़ा मजबूत एवं दांत बड़े बड़े थे। ठुड्डी उपस्थित तथा विकसित थी। लंबी हड्डियों के विश्लेषण के आधार पर इसकी जो लंबाई बताई गई, ऊंचाई बताई गई 5 फीट 6 इंच से लेकर 5 फीट 11 इंच के ये थे। लीनिया स्पेरा विकसित था, जिसके चलते ये सीधा खड़ा होते थे। फीमर बोन दोनों तरफ से चपटी थी और टीबिया दोनों तरफ से चपटी थी। आइए जानते हैं इसके जातीय वृत्तीय स्थिति के बारे में। क्रो-मैग्नन क्वाटरनरी काल की प्राप्ति के साथ ही विलुप्त नहीं हुई, बल्कि उनका अस्तित्व नवपाषाण काल से में भी गुजरता हुआ अभी तक बना हुआ था। डॉक्टर कोलिग्न्योन का मानना है कि फ्रांस एवं यूरोप के कॉकेसाइड प्रजाति में क्रो-मैग्नन के लक्षण पाए जाते थे, जो आज भी फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं, अर्थात ये क्रो-मैग्नन के वंशज हैं। क्वाड्रीफेक्स एवं हेमी का मानना है कि क्रो-मैग्नन के वंशज दक्षिण स्वीडन के डॉलकेलिया प्रदेश में निवास करने वाले उपप्रजाति हैं। प्रोफेसर ब्रोका के अनुसार क्रो-मैग्नन की विशेषता वेस्क्यूस, क्वाइलियस तथा लुआंचो जातियों में पाई जाती है, जो कैनरी द्वीप में निवास करते हैं। बाद में क्वाड्रीफ्रेगस, वर्नेयू तथा हेमी ने इस बात को स्वीकार किया कि कैनरी द्वीप में पाए जाने वाले निवासी और क्रो-मैग्नन के बीच न सिर्फ शारीरिक समानता है बल्कि सांस्कृतिक समानता भी पाई गई।
प्रोफेसर हड्डन उपरोक्त बातों से असहमत पाए। उन्होंने इस बात का खंडन किया और उनके अनुसार क्रो मैग्नम प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों के बीच भी शारीरिक असमानताएं देखने को मिली। जैसे कुछ लोगों की लंबाई मध्यम एवं अलग अलग व्यक्तियों के बीच लंबे सिर से चौड़े सिर का पाया गया। इसे प्रजातियों के रूप में स्वीकार करने के औचित्य को स्पष्टतः नकारते हैं। ये जीवाश्म के साथ जिन उपकरणों की प्राप्ति हुई उन्हें ऑरिगेनेशियन संस्कृति, जो उच्च प्लेस्टोसीन काल की संस्कृति थी, से संबंधित पाया गया। इन उपकरणों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें बेहतर तकनीक का उपयोग हुआ था। इसके द्वारा गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकारी की क्रियाएं भी संपन्न की जा रही थी। थैंक यू।